हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मानसखंड कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज ये हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है, जो क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं और अभी तक अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पे जाके उनको देखिए और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, आज ये 5th क्लास होगी और ये आज लगभग 10 दिनों के बाद आ रही है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और अब से ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। तो आज हमारी जो ये क्लास है, ये कुड़िंद वंश के बाद का जो समय था वो क्लासेस होंगी उत्तराखंड में। तो कुड़िंद वंश तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उससे पहले का भी प्राक इतिहास और आदि इतिहास यानी कि हम वो पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा कुड़िंद के बाद वाला। तो कुड़िंद में हमने देखा था कि किस तरीके से कुड़िंद के सारे ही राजाओं को हमने टोटल 3 चरणों में डिवाइड किया था, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें कुछ हमारे मेन पहले चरण का जो राजा था, जो लगभग जो महाभारत काल का राजा बताया जाता था, सुबाहु, उसके बारे में जाना था। उसके बाद हमने दूसरा चरण देखा था, जिसमें हमें कोई वैसी जानकारी तो नहीं मिल पाई थी। फिर तीसरे चरण के कुछ राजाओं की बात की थी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे अमोघ भूति थे। तो ऐसे ही वो सबसे इनके शक्तिशाली राजा ये भी कहे जाते थे और इनके हमने और भी फैक्ट्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि पुरातात्विक स्रोत देखे थे और साथ ही साथ कुछ साहित्यिक स्रोत देखे थे, जहाँ से हमें कुड़िंदों की जानकारी मिली थी। ठीक है, तो कुड़िंदों के बारे में हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी बहुत कुछ जाना था। आप उसको जाके एक बार देखिए। उसके बाद यहाँ पे कुड़िंदों के हम बात करेंगे आज सीधे। तो यहाँ पे कुड़िंदों के बाद जो था, हमने बात की थी, जब हमें कालसी से इनके बारे में, कुड़िंदों के बारे में पता चला था, तो उससे पता चल रहा था कि जो ये कुड़िंद शासक थे, ये एक तरह से क्या थे, जो उस टाइम पे मौर्य काल था। क्योंकि कालसी किसने बनवाया था, तो कालसी जो बनवाया था वो था अशोक ने। तो अशोक जो रिलेटेड था वो मौर्यों से था। तो इससे ये कालसी से पता चल रहा था कि कुड़िंद जो थे कालसी के क्या थे, यानी कि मौर्यों के क्या थे, अधीन थे। तो मौर्यों की सत्ता समाप्त हुई लगभग कब, 187 ईस्वी पूर्व के आसपास इनकी सत्ता यहाँ पे समाप्त हुई। तो यहाँ से क्या हुआ था, जो कुड़िंद पर्वतीय क्षेत्रों में थे, जो कालसी, देहरादून के और जो पर्वतीय इलाकों में ये राज्य कर रहे थे, तो ये फिर क्या थे, मैदानी क्षेत्रों में भी एक तरीके से स्वतंत्र सत्ता इनने अपनी जमा ली थी। ठीक है, क्योंकि मैदान में उससे पहले मौर्य थे, मौर्य समाप्त हुए तो कुड़िंद यहाँ पे सत्ता में आ गए। क्योंकि जो मौर्यों के बाद शुंग आए भारत में, तो वो अपनी सत्ता को यहाँ तक नहीं फैला पाए, तो यहाँ कुड़िंदों का ही राज हो गया था, तराई वाले रीजन में भी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद फिर क्या होता है, शक लोग आ जाते हैं। ठीक है, अगला वंश आता है कुड़िंदों के बाद शक, जिन्होंने क्या किया था, कुड़िंदों से ये जो मैदानी भाग में कुड़िंदों ने कब्जा कर लिया था मौर्यों के बाद, शकों ने वापस से इनको छीन लिया था। ठीक है, और शकों की पुष्टि के लिए भी अभी हम आगे देखेंगे, शकों के बारे में पढ़ते हैं। तो शक मूलतः क्या थे, सीर दरिया के उत्तर के निवास करने वाली एक खाना बदोश और बर्बर जाति है। ठीक है, तो याद रखना है शकों के बारे में, ये कैसी है, खाना बदोश और बर्बर जाति थी। ठीक है, और भारतीय स्रोत शकों को क्या कहते हैं, सिथियन नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिथियन जाति कौन सी है, शक है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, इन्हीं को कहा जाता है पल्लव वंश। क्या कहा जाता है, पल्लव वंश। ठीक है, शक, पल्लव कहें या सिथियन वंश कहें, ये सभी क्या है, सखी हैं। ठीक है, तो शक की एक शाखा क्या थी, गुजरात में भी शासन कर रही थी, जिसके एक बहुत ही फेमस आपने राजा का नाम सुना होगा, शक राजा रुद्रदामन थे, बहुत ही प्रमुख शासक थे, जिनका एक जूनागढ़ से प्राप्त एक अभिलेख था, जो कि 150 ईस्वी पूर्व का, ईस्वी का बताया जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा, 150 ईस्वी का ये अभिलेख है और संस्कृत भाषा का इसको पहला अभिलेख भी कहा जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इस समय में क्या था, शक यहाँ पे भारत में शासन कर रहे थे, साथ ही साथ में जो मध्य हिमालय यानी कि उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ पे भी शकों ने क्या कर लिया था, इसके मैदानी भागों को कब्जा लिया था। और साथ ही साथ शकों की पुष्टि यहाँ पे क्या है, एक तो शक संवत करते हैं भारत, यहाँ उत्तराखंड में क्या है, शक संवत, जो कुमाऊं में शक संवत की शुरुआत हुई थी। और साथ ही साथ जो कटारमल का सूर्य मंदिर है, वहां से भी शकों की क्या होती है, पुष्टि होती है। ठीक है, तो ये स्रोत क्या है, शकों की उत्तराखंड में पुष्टि करते हैं, एक तो शक संवत और दूसरा कटारमल का जहाँ सूर्य मंदिर है, यहाँ से इनके बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रुद्रदामन के बारे में। तो ये एक शक का प्रतापी शासक था, जिसने जूनागढ़ का अभिलेख क्या बनवाया था, और ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख था, और जिसमें क्या है, सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का वर्णन है, और इस पुनरुद्धार हेतु प्रजा से कोई भी कर नहीं लिया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शकों के बारे में, और बातें करें तो पल्लव, पल्लव मैंने कहा था शकों को ही कहा जाता है। तो पल्लव जो थे, पल्लव का एक प्रसिद्ध शासक हुआ करता था गुंदो फर्निस। ठीक है, तो ये 20 से 40 ईस्वी तक ये इसने शासन किया,
और ये पल्लव यानी कि शकों का जो था, इसने क्या की थी, तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। तक्षशिला जो अभी वर्तमान में जो है वो पीओके में है, वैसे ये पीओके का पार्ट है। तो यहाँ पे ये तक्षशिला है और ये एक बहुत ही शिक्षा का मुख्य केंद्र हुआ करता था प्राचीन काल में। तो यहाँ पे ही क्या थी, गोंदोफर्निस ने इसको अपनी राजधानी बनाया। और गोंदोफर्निस एक शक का बहुत ही प्रतापी शासक कहा जाता था। इसके शासन काल में ही कौन आया था, सेंट थॉमस, एक ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत में भी आया था। तो ये शक के बारे में। और उत्तराखंड में अगर शकों की बात करते हैं तो कुड़िंदों को पराजित करके इन्होंने क्या किया था, मैदानी क्षेत्रों में अधिकार। मैंने कहा था कि मौर्य गए, मौर्यों के बाद क्या हुआ था, कुड़िंदों ने वापस से क्या छीन लिया था, मैदानी क्षेत्रों में कुछ टाइम तक स्वतंत्र रहे। उसके बाद जब शक आए तो शकों ने वापस से मैदानी क्षेत्रों में अधिकार कर लिया और कुड़िंद वापस से कहाँ को भाग गए, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकार करते रहे साथ ही साथ में। ठीक है, उसके बाद जो अमोघ भूति थे, अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार। मैंने कहा अमोघ भूति, अमोघ भूति कौन थे, कुड़िंदों के एक प्रतापी शासक थे। अब अमोघ भूति के समय में मैदानी क्षेत्रों में भी इनने कब्जा कर लिया था, लेकिन अमोघ भूति का जैसे ही शासनकाल खत्म हुआ उसके बाद में क्या हुए थे, शक यहाँ पे एक तरीके से शक्तिशाली एक शासन के तौर पे यहाँ पे भारत में आए। और साथ ही साथ इनने मध्य हिमालय में भी क्या कर लिया, कई क्षेत्रों में, तराई भागों में, यहाँ पे मैदानी भागों में अधिकार कर लिया। ठीक है, तो शकों की पुष्टि कटारमल का सूर्य मंदिर करता है और साथ ही साथ कुमाऊं में प्रचलित शक संवत करता है। तो ये भी याद रखिए फैक्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, शकों के बाद आते हैं कुषाण। ठीक है, कुषाण वंश जिनका एक बहुत ही प्रतापी शासक था जिसका नाम आपने सुना भी होगा, कौन था, कनिष्क। ठीक है, कुषाणों के शासन काल में भी पहली सदी ईस्वी से तीसरी सदी ईस्वी तक कुड़िंदों की, तो ये लगभग कुषाणों का काल ये जो था पहली सदी से तीसरी सदी ईस्वी तक इनका बताया जाता है। और कुड़िंदों की स्वतंत्र सत्ता भी थी तब तक। ठीक है, हालांकि वो सत्ता कहाँ पे थी, पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित थी। यद्यपि कुषाणों की महती शक्ति के समक्ष कुड़िंदों ने अपने पर्वतीय भूभाग से ही संतुष्ट रहना पड़ा था कुड़िंदों को। ठीक है, क्योंकि फिर शक आए, शकों को पराजित करके कुषाण लोग आ गए। ठीक है, तो कुषाणों ने फिर मैदानी क्षेत्र में कब्जा कर लिया, लेकिन कुड़िंद लोगों की सत्ता भी यहाँ पे बनी हुई थी, लेकिन वो कहाँ थी, केवल पर्वतीय भाग तक ही सीमित रहे। ठीक है, फिर शकों के बाद प्रथम सदी के उत्तरार्ध राज्य में तराई वाले भागों में कुषाणों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये एक क्रोनोलॉजी ये पूरा यहाँ पे याद रखना है। कुड़िंद के बाद जो आते हैं यहाँ पे शक, शक के बाद कुषाण, यानी कि हालांकि कुड़िंद जो है पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी बने हुए हैं, मैदानी भागों में पहले शक आ गए हैं, उसके बाद कब्जा कर लिया है, उसके बाद कुषाण आ जाते हैं शकों को हरा के। तो कुषाण के बारे में और जाने तो कुषाणों की जो मुद्राएं भी मिली है वीरभद्र से मिली हैं, यानी कि ऋषिकेश, मोरध्वज यानी कि कोटद्वार, और गौविषाण यानी कि काशीपुर से प्राप्त हुए। ठीक है, इनके जो वर्तमान नाम है, वीरभद्र का क्या है, ऋषिकेश है, गौविषाण का काशीपुर है, और मोरध्वज का क्या है, कोटद्वार है। तो कुषाणों का एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था, कौन, कनिष्क। मैंने बात भी की थी, जिसने तराई क्षेत्रों पे क्या कर लिया था, अधिकार शकों के बाद, शकों को पराजित कर। और कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से, मुनि की रेती, जो कि कहाँ पे वर्तमान में ऋषिकेश में स्थित है, यहाँ से प्राप्त भी हुई थी। ठीक है, या भी ये ऊपर भी बात हुई थी कुषाणों की मुद्राएं, तो कनिष्क की कौन सी, स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिए यहाँ से फैक्ट। उसके बाद अगला बात करते हैं इसी में, यहाँ पे है देखिए, कनिष्क जो थे इनने बौद्ध धर्म, संस्कृत भाषा और भारतीय कला संस्कृति को अत्यधिक क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। उनके दरबार में जो नागार्जुन जैसे, चरक, अश्वघोष, वसुमित्र जैसे क्या थे, विद्वान भी रहा करते थे, किसके, कनिष्क के दरबार में। ठीक है, और कुषाणों को कुचलने में जो मुख्य भूमिका बताई जाती है वो किसकी बताई जाती है, यौधेय शासकों की बताई जाती है, जो कि अधीन थे किसके, कुड़िंदों के। कौन, यौधेय शासक जो थे वो अधीन किसके थे, कुड़िंदों के थे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि कुड़िंद अभी भी पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकार उनका था, लेकिन जो मैदानी तराई वाले भाग हैं उनमें शक आ गए, कुषाण आ गए। अब कुषाण के बाद यहाँ पे यौधेय शासकों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये वे याद रखना है पूरा। तो कुषाणोत्तर काल में, यानी कि कुषाणों के बाद जो था, मध्य हिमालय में जिन गणराज्य और वंशों का शासन का ज्ञान मिलता है और मुद्राएं अभिलेख मिलता है, वह कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। तो कुषाणों को हराया किसने, यौधेय। तो सबसे पहले आते हैं कुषाण के बाद अब यौधेय वंश। ठीक है, तो यौधेय के बारे में याद रखना है, इनको कुड़िंदों के अधीन बताया जाता था। और उनका गणराज्य जो था, चौथी तीसरी, देखो तीसरी तक कौन थे, तृतीय तक थे, तृतीय है ये। ठीक है, तृतीय तक जो थे, तीसरी सदी तक थे यहाँ पे कुषाण, उसके बाद आ गए तीसरी चौथी सदी में यहाँ पे यौधेय, बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। और मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग में उनके शासन की पुष्टि कहाँ कहाँ से, कांगड़ा, जो अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, और शिमला, जौनसार भाबर, कालो डांडा, जो कि अभी यहाँ पे हमारा पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो यहाँ पे क्या थे, और सहारनपुर,
ठीक है, यूपी का जो पार्ट है, यहाँ पे अत्यधिक मात्रा से इनकी मुद्राएं भी क्या हुई हैं, प्राप्त, यानी कि पता चलता है कि यहाँ यहाँ इनका शासन हुआ करता होगा। ठीक है, तो यौधेय आते हैं किनके बाद, कुषाणों के बाद। ठीक है, और कुषाण आते हैं शकों के बाद। ठीक है, और कुडिंद जो पर्वतीय प्रदेश में मैदानी भागों पर क्रमशः कुषाण और यौधेय अधिकार हो जाने के उपरांत भी पर्वतीय प्रदेश में, मैंने पहले भी बात की, कुडिंद अभी भी पर्वतीय प्रदेश में किसी ना किसी रूप में शासन कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद आता है एक गोत्री वंश का भी थोड़ा बहुत जानकारी हमें मिलती है। तो ये कुषाण के बाद ही थे यहाँ पे। तो गोत्री वंश का जो कालसी प्रदेश में, यहीं पर ही जहाँ पे लगभग लगभग यौधेयों का शासन हुआ करता था, तो गोत्री वंश ने भी यहाँ पे थोड़ा बहुत शासन किया, जहाँ पे कालसी प्रदेश में इनका शासन रहा। और इनके एक प्रतापी शासक का नाम पता चलता है, सीलवर्मन। तो सीलवर्मन किस वंश से संबंधित है, गोत्री वंश से। और बाड़वाला यज्ञवेदिका, बाड़वाला यानी कि देहरादून का जो प्राचीन नाम भी था, तो यहाँ पे देहरादून के आसपास के इलाकों का, तो यहाँ पे एक यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने यमुना नदी के तट पर करवाया था, यही सीलवर्मन ने करवाया था, जो गोत्री वंश का था। और सीलवर्मन जो कि 250 से 300 ईस्वी इसका शासनकाल रहा, इसी ने यमुना के तट पर क्या किया था, अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। ठीक है, तो इतने फैक्ट गोत्री वंश से याद रखने। उसके बाद आ जाता है कृतपुर राज्य। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी हमें मिलती है, जिसके प्रमुख स्रोत जो हैं यहाँ पे समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति था, ठीक है, वो कृतपुर राज्य के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां देता है। जो कृतपुर राज्य का हिस्सा बताया जाता है वो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड वाला, जो वर्तमान में जो अभी ये उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जितना हिस्सा है और ये थोड़ा हरियाणा का हिस्सा इसमें पड़ता है, तो ये सभी रोहिलखंड का भाग है। तो ये उत्तरी भाग, रोहिलखंड का खाली उत्तरी भाग, तो ये क्या थे, स्थित किस में थे, कृतपुर राज्य में स्थित थे। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है यहाँ से फैक्ट कि कृतपुर राज्य में कौन कौन सा हिस्सा पड़ता था। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति, इसके बारे में जानकारी का स्रोत भी पता होना चाहिए, कहाँ से इसके बारे में पता चलता है, समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उससे कृतपुर राज्य में के बारे में पता चलता है। और प्रयाग प्रशस्ति में जो है क्या बताया गया है, जो नेपाल है, नेपाल का पश्चिमी जो हिस्सा है, यानी कि जो उत्तराखंड का हिस्सा है, स्थित समीकरण गढ़वाल कुमाऊं से किया जाता है, जिसमें रोहिलखंड व यमुना का पश्चिमी भाग भी सम्मिलित रहा होगा। यानी कि जो कृतपुर में क्या क्या सम्मिलित था, यानी कि जो वर्तमान उत्तराखंड का हिस्सा गढ़वाल कुमाऊं का, और साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश है, और साथ ही साथ रोहिलखंड का उत्तरी भाग। उसके बाद बात करते हैं जो स्कंद गुप्त थे, जो यानी कि जो एक स्कंद गुप्त कौन थे, गुप्त डायनेस्टी के एक राजा थे। तो ये इनके पश्चात क्या हुआ था, गुप्त राजवंश का प्रताप ढलने लगा था, क्योंकि स्कंद गुप्त एक जो लगभग लास्ट एक प्रतापी शासक बताए जाते हैं गुप्त वंश के। इनके बाद जो था, क्योंकि गुप्त राजवंश के ही अधीन कौन सा राज्य था, ये कृतपुर राज्य था। अब गुप्त लोग थोड़ा क्या हुए थे, ढलने लगा था इनका प्रताप, तो साथ ही साथ एक कृतपुर राज्य की भी क्या हुए, समाप्ति की ओर बढ़ गया था एक कृतपुर राज्य भी। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भांति संभवतः मध्य हिमालय में भी राजनीतिक परिवर्तन आया, यानी कि जो कृतपुर राज्य का शासन था ये भी खत्म होने लगा था और यहाँ पे भी परिवर्तन होने लगा था। तदुपरांत यहाँ परंपरागत राजवंश शासन कर रहे थे, जिसमें नाग और यादव प्रधान थे। यानी कि जो कृतपुर राज्य था, इसके बाद जो यहाँ पे आए, कौन आए, यदुवंश आया और एक यादव वंश, और उसके बाद नाग वंश आते हैं। ठीक है, उसके बाद मौखरी वंश भी आया, तो कई वंश आए, उनके बारे में हम जानते हैं आगे। अब आता है अगला यदुवंश। ठीक है, यदुवंश जो था डॉक्टर कटौच यानी कि यशवंत सिंह कटौच के अनुसार यदुवंशी राजाओं का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, तो स्रोत सबसे पहले याद होना चाहिए हर जगह का कि इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिल रही है। तो जो ईश्वरा, राजकुमारी ईश्वरा का जो लाखामंडल प्रशस्ति था, उससे इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और प्रशस्ति, इसी लाखामंडल प्रशस्ति में इस राजवंश के 11 पीढ़ियों के कितने 12 शासकों के नाम मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, 11 पीढ़ियों के कितने 12 शासकों के नाम किसके मिले हैं, यदुवंश के, और कहाँ से, ईश्वरा का लाखामंडल जो प्रशस्ति है उससे, जिनकी स्थिति क्या है, प्राक गुप्त यानी कि गुप्त काल के बाद कम से कम हर्षवर्धन के काल तक रही होगी, ये माना जाता है। ठीक है, यदुवंश का जो काल बताया जाता है गुप्त काल से हर्षवर्धन का काल तक। उसके बाद यदुवंश का जो संस्थापक श्री सेनवर्मन था, ये भी याद रखिए। और प्रशस्ति यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें यमुना प्रदेश के यदुओं की राजधानी कहाँ बताई गई है, सिंहपुर, और इनकी राजधानी भी याद रखनी है, क्या है, सिंहपुर है। और यह सिंहपुर कौन सा है, जो लाखामंडल प्रशस्ति है उसका ही सिंहपुर है। ठीक है, यानी कि लाखामंडल प्रशस्ति में एक सिंहपुर की बात की गई है, तो वही सिंहपुर क्या रहा होगा, इन यदुओं की राजधानी रहा होगा, ये माना जाता है। और ईश्वरा
भास्कर जो ये ईश्वरा का अभिलेख है, ये ईश्वरा कौन थी? भास्कर वर्मन की पुत्री मानी। तो ईश्वरा के पिता का नाम क्या था? भास्कर वर्मन था। और ये जालंधर जो राजकुमार थे चंद्रगुप्त, उनकी क्या थी? पत्नी थी। तो इतने फैक्ट यहाँ से यदुवंश के बारे में याद रखने हैं। अब उसके बाद आती हैं नाग। ठीक है, नागों की पुष्टि यहाँ के विभिन्न जो कुमाऊं क्षेत्र में नाग मंदिर मिले हैं, साथ ही साथ जो गोपेश्वर का एक मंदिर है वहाँ से इसका त्रिशूल लेख भी मिला है। नाग तो वो जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख मिला है वहाँ से नागों के राजाओं की पुष्टि हुई है। ठीक है, तो और नाग मंदिर जो कुमाऊं में कई जगह बेरी नाग, ठीक है, पिंगल नाग, काली नाग, तो ये सारे नागवंश के राजाओं की क्या करते हैं यहाँ पे, या नागवंश के रहने की पुष्टि करते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो 6ठी सदी के में जो था, अब यहाँ पे कृतपुर राज्य में नागों का कब्जा हो गया। ठीक है, इससे पहले यदु थे, उसके बाद नाग आ गए, और नागों ने ही क्या था, यदुओं को कुचला था। ठीक है, यानी कि यदुओं को समाप्त, यानी कि इनकी सत्ता को समाप्त किया था। तो नागों की पुष्टि क्या होती है? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलती है, और साथ ही साथ यहाँ के नाग मंदिर भी इनकी पुष्टि करते हैं। ठीक है, गणपति नाग इनका क्या था? एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसका राज्य विस्तार कहाँ तक बताया जाता है? हिमालय में जो कृतपुर यानी कि जो वर्तमान गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र है, साथ ही साथ पास पड़ोस का जो एरिया है, यहाँ तक विस्तृत होने का अनुमान होता है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 राजाओं के नाम, ये भी याद रखना है, कितने राजाओं? 4 राजाओं के नाम मिले हैं। स्कंदनाग, गणपतिनाग, विभुनाग और असुनाग। और गणपतिनाग सबसे शक्तिशाली बताया गया है। और ये त्रिशूल लेख किस में है? ब्राह्मी लिपि में है, ये भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो यमुना घाटी में यदुवंशीय राजा थे, इनके अस्तित्व को मिटाने का श्रेय किसको दिया जाता है? जो इनका नागवंश का जो शक्तिशाली राजा बताया गया है, गणपति नाग, उसी ने ये यदुओं को क्या किया था? समाप्त किया था, जो कालसी प्रदेश में ये या लाखा मंडल वाले एरिया में क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। और साथ ही साथ उसके बाद याद रखिए, नागों के बाद उत्तराखंड में अब कौन आ जाते हैं? जब नागों की सत्ता जो हुई थी, कमजोर होने लगी थी, उसके बाद कन्नौज के जो मौखरी वंश हैं, वो बताए जाते हैं कि यहाँ पे उत्तराखंड की ओर बढ़ने लग गए थे। और साथ ही साथ इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उस समय पे एक तरीके से मुस्लिम आक्रमण भी यहाँ पे भारत में जो हुआ था, स्टार्ट होने शुरू हो गए थे, जिस कारण से बताया जाता है कि मौखरी वंश या जो ये कन्नौज के शासक थे, ये इधर को पर्वतीय क्षेत्रों को भाग के आना शुरू हो गए थे, और साथ ही साथ इधर की सत्ताओं को कब्जाना स्टार्ट इन्होंने कर दिया था। और यहाँ पे नाग लोग भी क्या हो गए थे? फिर कमजोर पड़ने शुरू हो गए थे। और साथ ही साथ उसके बाद नागों के बाद आ गए मौखरी वंश। तो मौखरी वंश के बाद बारे में हम कुछ जानकारी जो मिल पाई है, इसमें क्या है, जो मौखरी वंश था उत्तराखंड में, नागों के कन्नौज के मौखरी वंश ने क्या किया? परास्त किया। ठीक है, तो नागों को कन्नौज के किन्ने? मौखरी वंशों ने क्या कर दिया? परास्त कर दिया। मौखरी वंश का जो अंतिम शासक है था, वो कौन था? ग्रहवर्मा था। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिली। और यही ग्रहवर्मा की हत्या के बाद जो था मौखरी राज्य था, इसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे फुल डिटेल में, जो थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश था। तो ये मौखरी के बाद यहाँ पे उत्तराखंड में इसने भी शासन किया था। ठीक है, तो उसके बारे में भी कई जानकारियाँ मिलते हैं। तो ये जो था कुड़िंदों के पश्चात जो यहाँ पे वंशों ने जो शासन किया, उनके बारे में कुछ जानकारी थी। तो इसका वे या इसकी क्रोनोलॉजी पूरी एक तरीके से याद रखनी है। सबसे पहले कौन आए? कुड़िंदों के बाद सकाए, सकों के बाद जो है मैदानों में कुषाणों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद जो है कुषाणोत्तर काल में, यानी कि कुषाणों के बाद कुछ और अन्य वंश आए, जैसे यौधेय थे। यौधेय के बाद आए हमारे यहाँ पे कौन से? गोत्रीय वंश के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है। गोत्रीय के बाद हो जाता है कृतपुर राज्य। ये कृतपुर राज्य के बारे में भी हमें प्रयाग प्रशस्ति से कुछ जानकारी मिली। ठीक है, इसके बाद याद रखिए, कृतपुर के बाद भी कुछ यहाँ पे जो वंश, यानी कि जिनका जो शासन रहा, उसमें यदुवंश मेन था, और उसके बाद नाग आते हैं, और नागों के बाद आ जाते हैं यहाँ पे मौखरी। ठीक है, और इसके बाद की जो हमारी अगली क्लास होगी, उसमें हम जानेंगे जो थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश था, और उसके बाद जो उत्तराखंड की स्थिति थी वो क्या थी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।